पूरे इंडिया में कहने के किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। भाड़ में गई सत्ता, सत्ता हमारे बुजुर्गों से, हमारे नागरिकों से बड़ी नहीं। अभय चौटाला के साथ इनेलो पार्टी के साथ कहीं न कहीं दिखाई देती हैं। जिसने समर्थन दिया तो उसका साथ देना बनता था। ये हमारे बुजुर्गों की इज्जत पे बात आ जाती है, तो अपनी सत्ता अपने पास रखो, हम उसके साथ रहेंगे जो हमारी बात करेगा। आपका मकसद क्या था जाने का, क्यों? पड़ा हुआ पत्थर भारी होता है। एक पार्टी की पदाधिकारी थी, एक सत्ताधारी पार्टी की, और किसान के साथ जो हो रहा था वो देख के जी दुख पाया, तो किसानों के साथ लग लिए। तो किसान जो जितना भी हाव उलट करेंगे तो बीजेपी को फायदा हो रहा है। वो किसान जितना अपनी आवाज उठाता है वो बीजेपी उसको उतना ही भुनाती है। लेकिन जब आपको पता हो कि आप टिकट लेके बीजेपी को सीधा सीधा फायदा पहुंचाओगे तो उस टिकट को छोड़ देना चाहिए। अन्न का उत्पादन कम होगा तब आपको एमएसपी मिलेगी, और एमएसपी ही नहीं, मुंह मांगा दाम भी मिलेगा। ये कि यूरिया बंद करो, जिन्हें हमारा माल नहीं चाहिए हमें भी उनका माल नहीं चाहिए। महिला कोच का मामला देखा होगा, 20-25 दिन से मैं भटक रही हूँ, मुझे हरासमेंट करा जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, इसका तो रेप होना ही चाहिए था, ये तो बलात्कार के काबिल ही थी। कोई भी नेता है, वो चाहे रेपिस्ट है, चाहे वो मर्डरर है, चाहे वो लड़कियों का उत्पीड़न करता है, बस उसने एक पर्टिकुलर कलर की पगड़ी बांध ली है, प्रतीक लगा लिए हैं, तो वो देशभक्त हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को ABCD ही नहीं पता है, वो इतनी बुरी तरह से उस लड़की की ट्रोलिंग कर रहे हैं जैसे मतलब वो क्रिमिनल हो। तो क्या न्याय मिलेगा उस लड़की को, जो महिला कोच जो हरी? मैं तो सीधा कहती हूँ कि नहीं मिलेगा। वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, फलाना दिकड़ा जितने भी खेल हैं अभी चौटाला बना रखे हैं कई फेडरेशन के, तो दिग्विजय चौटाला बना रखे हैं, दूषण चौटाला बना रखे हैं, कुलदीप बिश्नोई बना रखे हैं। एक ही क्या पता नहीं इनको खेलों का क्या जरूरत है इनको फेडरेशन के अध्यक्ष बनने की, फेडरेशन के पदों पर बैठने की। नेताओं को फेडरेशन में नहीं होना चाहिए। तो अरबों खरबों रुपए आए बताए हैं, उसका लेखा कौन से किसान के पास है? आपके पास लेखा जोखा है? आपके हरियाणा के किसी किसान के पास है? तो किसके पास? करोड़ों रुपए का चंदा आ रहा था, रोज का करोड़ों रुपए, सिंगू बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, दासा बॉर्डर, सब जगह। वो पैसा कहाँ गए? रोज 3 टाइम जी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर लगा रखे थे आपने। लंगर अभी चौटाला ने लंगर सब नेताओं के लंगर फ्री चले थे। सब गुरुद्वारा साहिब दिल्ली का लंगर फ्री चल रहा था, वहां कोई किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा था। कपड़े फ्री थे, व्यंजन फ्री था, गूंद के लड्डू फ्री थे, हलवा फ्री था बहन जी, पूरी सब्जी, दाल, रोटी, खीर, चूरमा सब फ्री था। कब रजाई ओढ़ने की फ्री थी, बिजली फ्री थी, AC फ्री था, तो फिर पैसा गया कहाँ? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद थे हिसार में, और हिसार में हमारे साथ खास बातचीत में एक खास मेहमान, किसान नेता जो हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में कहने के किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद आज। और कई दिन बाद बातचीत हो रही है, और अपनी बात रखती तो बेबाक तरीके से बातचीत करती हैं। कई विषयों पे बातचीत होगी, क्योंकि महिला छेड़छाड़ का मामला है कोच का, वो भी बातचीत करेंगे इनसे। किसान नेता हैं, साथ साथ सभी खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठ, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। और ई टेंडरिंग को लेकर इनकी राय क्या है, और यह सोचती क्या है, किस तरीके से, और भी कई मुद्दों पे बातचीत होगी बेबाक तरीके से। और आजकल ये अभय चौटाला के साथ इनेलो पार्टी के साथ कहीं न कहीं दिखाई देती हैं, और नलवा 1-2 विधानसभा में काफ़ी सक्रिय भी हैं। अनु सुरा मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। अनु जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मुन्ना लांबा जी, और आपके सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करती हूँ, नमस्कार सबको करती हूँ। अनु जी, बातचीत करें किसान आंदोलन की। काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई आपने उस समय, और आपने किसानों बड़े नेता तो उनको ही नहीं बख्शा, कहीं गलत थे तो उसी मुंह पे कह देते थे आप, नहीं आप गलत हैं, चाहे वो कोई छोटा नेता हो चाहे कोई बड़ा नेता हो। तो आप उस समय कहीं ना कहीं काफ़ी एक एग्रेसिव भूमिका में निभाई है। तो आजकल आप काफ़ी सक्रिय हैं राजनीति में। तो पहले तो पार्टी की बातचीत करें, इनेलो पार्टी के साथ आपका मकसद क्या था जाने का, क्यों? देखो, मकसद ये था कि ये ठीक है कि जब आप राजनीति में जुड़े होते, एक लंबा संघर्ष किया होता है, चाचा ताऊओं
को लठ मारे जा रहे हैं और हम पत्थर बने रहें कि पड़ा हुआ पत्थर भारी होता है। तो उस स्थिति में मैंने ये जेजेपी को अलविदा कह के और इनेलो ज्वाइन की थी। और बहुत सीधा सीधा यही कारण था कि किसान के लिए हमने इस्तीफा मांगा था, हमने समर्थन मांगा था पूरे देश से, पूरे राज्य से कि हमें समर्थन की ज़रूरत है। तो जिसने समर्थन दिया तो उसका साथ देना बनता था। और मैं तो मतलब ये भी कहूँगी कि जो टाइम बीत जाता है मैं उसको नहीं भूलती। जब मैं इनेलो में गई थी तब एक सीट थी, वो भी इस्तीफा दे दिया था। और जिस पार्टी से गई थी वो सत्ताधारी थी। कैसी सत्ता है वो तो खैर पिछले 2 सालों में पता चल गया जनता को, लेकिन उस टाइम तो यूं ही था, अभी सत्ता में शामिल हुए हैं, काम करवा सकते हो। भाड़ में गई सत्ता। सत्ता हमारे बुजुर्गों से, हमारे नागरिकों से बड़ी नहीं है। सत्ता नागरिकों के लिए होती है। तो जब नागरिकों की ही इज्जत पे बात आ जाती है, हमारे बुजुर्गों की इज्जत पे बात आ जाती है, तो अपनी सत्ता अपने पास रखो। हम उसके साथ रहेंगे जो हमारी बात करेगा। अनुज जी, काफ़ी सक्रिय रहते हो आप, भागा दौड़ी काफ़ी रहती है। हरियाणा में कहीं भी पहुंच जाते हो, जहां कोई आंदोलन होता है या कोई पीड़ित होता है या कोई शोषित होता है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए अन्नू सुरा वहाँ खड़ी दिखाई देती हैं। तो आपको इनेलो पार्टी ने पूरा हरियाणा थोड़ी दे रखा है। आप बोले तो आपका विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा हिसार में होता है, तो आप पूरे हरियाणा ट्रैवल करती हैं, क्यों? देखो कई जगह, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार ये चीज़ स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि किसान आंदोलन के बाद मीडिया के उतने टच में हम नहीं रहे। एक ब्रेक मीडिया को भी चाहिए था और हमें भी चाहिए था। किसान आंदोलन में जिन लोगों की भूमिका थी उनको मीडिया ने किसान नेता का नाम दिया और मतलब हमारे लिए वो बहुत बड़ा नाम था। मैं बहुत बड़ा पद मानती हूँ किसान नेता का। लेकिन मैं अब स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं जनता ही थी, जनता का वो हिस्सा जो किसान आंदोलन का समर्थक रहा है। मैं किसी यूनियन से कभी नहीं जुड़ी रही और उसके अलग कारण हैं। मैं तो एक पार्टी की पदाधिकारी थी, एक सत्ताधारी पार्टी की, और किसान के साथ जो हो रहा था वो देख के जी दुख पाया तो किसानों के साथ लग लिए। और जनता ने कह लीजिए और मीडिया ने हमें किसान नेता की एक उपाधि दी जो कि उस टाइम गर्व की बात थी। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मेरे पिताजी किसान थे और मैं प्रोफेशनली मैं नौकरी पेशा रही हूँ। मेरे करियर में मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, तो मैंने बहुत साल नौकरी की है और मेरे हस्बैंड दुकानदार हैं। तो किसान नेता अब मेरे ख्याल से जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उन्हें ही अब कहा जाना चाहिए, क्योंकि किसान नेता को बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से भुनाती है। मैं अभी भी अपने किसान भाइयों को, खासकर जो आंदोलनकारी हैं, वो इमोशनल लोग हैं, लेकिन उन्हें अब समझना चाहिए कि किसान जितना अपनी आवाज़ उठाता है वो बीजेपी उसको उतना ही भुनाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कुछ मतलब ये है आपका, यानी कि अभी 11 या 12 महीने लोकसभा चुनाव बचे हैं, तो किसान जो जितना भी हाव उलट करेंगे तो बीजेपी को फायदा हो रहा है वो, तो ये बीजेपी का वो एजेंडा आपके नज़रिए से? बिल्कुल, देखो हाँ बिल्कुल है, बीजेपी उसको भुनाना जानती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ जगह देखा कि यूरिया के लिए धरना चल रहा है, यूरिया के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि यूनियन को तो ये कहना चाहिए कि यूरिया बंद करो, जिन्हें हमारा माल नहीं चाहिए हमें भी उनका माल नहीं चाहिए। खेती के खर्चे कम करो, उत्पादन कम करो, आप कुछ सीखो अपने एजुकेटेड बच्चों से। आजकल किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। जब डिमांड ज़्यादा कब होगी? जब सप्लाई कम होगी। डिमांड और सप्लाई का जो कनेक्शन है उसको समझो। अन्न का उत्पादन कम होगा तब आपको एमएसपी मिलेगी, और एमएसपी ही नहीं, मुंह मांगा दाम भी मिलेगा, लोग ले रहे हैं। अनुज जी, आप एक ही साथ लगे हुए और नलवा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। असल में मैं सिर्फ देखो मैंने आज तक मीडिया के सामने कभी ये नहीं कहा, जैसे कुछ नेताओं ने घोषणा करी कि मैं इस बार इस विधानसभा से लड़ूंगा। मैं शौक के लिए कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ने की, मेरे को इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है। और जब ज़रूरत होगी तो सिर्फ नलवा नहीं, मैं कई जगह से तैयार हूँ, जिस तरीके से तैयार।
हाँ, अगर पार्टी जिम्मेवारी सौंपती है तो मैं कई जगह से तैयार हूँ। शौक के लिए मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, क्योंकि इलेक्शन शौक नहीं होता। अब मैं इस बारे में कहूँगी, एक पार्टी तो टिकट पिछली बार भी दे रही थी, शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन जब आपको पता हो कि आप टिकट लेके बीजेपी को सीधा सीधा फायदा पहुँचाओगे तो उस टिकट को छोड़ देना चाहिए। आज की स्थिति में देश के अंदर और राज्य के अंदर जो हालात हैं, हमें टिकट मांगने वालों की नहीं, टिकट छोड़ने वालों की ज़्यादा ज़रूरत है इस बीजेपी को हराने के लिए। अपने निजी फायदे छोड़ने की ज़रूरत है और बीजेपी के विरोध में वोट ना बिखरे, वो कोशिश करने की ज़रूरत है, ये मेरा मानना है। तो कल परिस्थितियाँ क्या होंगी वो अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे को इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है। कईयों को होता है ना कि कल ही नेता बनना है, नहीं। अनु जी, चलो 3.5 साल सरकार को हो चुके हैं, 11-12 महीने लोकसभा के चुनाव के बचे हैं, शायद ये बीजेपी 7 भी करवा सकती है। हरियाणा में चुनाव, राजस्थान में चुनाव आ चुके हैं, तो इस बीच महिला कोच का मामला देखा होगा, पहले उसकी बातचीत कर लेते हैं। कल महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा कही है 20-25 दिन से मैं भटक रही हूँ, खट्टर साहब बचा रहे हैं, सीधा सीधा मुख्यमंत्री का नाम ले दिया उन्होंने कि सरासर वो उसको बचा रहे हैं, संदीप सिंह को। संदीप सिंह वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं झूठे आरोप लगा रखे हैं मेरे ऊपर। तो मैं एक लड़की होकर इतने बड़े आरोप झूठे कैसे लगा सकती हूँ? पुलिस मुझे 8-8 घंटे रोज़ बुलाती है, मुझे हरासमेंट करा जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। एक ऑफिस में एक महिला है, कोई डायरेक्टर का नाम लिया कौन, वो ताने मारती है, इसने कलर करवा रखा है, इसका तो रेप होना ही चाहिए था। जिस मकान में मैं रहती हूँ वहाँ से वो महिला छत के ऊपर से कहती है ये तो बलात्कार के काबिल ही थी। तो हर मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है और अब तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मंत्री पद छोड़ा नहीं है संदीप ने, खाली खेल मंत्रालय छोड़ा है। तो इस बीच आपका नज़रिया है क्या, क्यों आप कितना सही कितना गलत मानते हैं? क्योंकि इस बीच आपका कोई बयान नहीं आया, आप कभी खड़े दिखाई नहीं दिए लड़की के सपोर्ट में, किसी पंचायत का भी हिस्सा नहीं बने अब तक आप, तो आपका क्या? देखो, मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि किसान आंदोलन, जिसमें मैं जोड़ूंगी थोड़े से तार, जिसमें देश के कुछ नागरिक सरकार से कुछ मांग रहे थे। सरकार को देना है नहीं देना है वो अलग इशू है, लेकिन लोगों की एक किसान वर्ग की और सरकार की लड़ाई थी, और जिसको इस बीजेपी ने भुनाया बहुत बुरी तरह से। यूपी में इलेक्शन में भी उसको भुनाया गया और मतलब उसका पॉलिटिकल यूज़ किया गया। आप कैसे किया गया वो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती। और अब आप देखिए कि एक ओलंपियन लड़की जो देश का प्राइड है, मतलब हर माँ बाप का सब प्रेरणा लेते हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा भी वैसा कुछ करे जैसा उन्होंने किया। विनेश फोगाट है, चाहे बजरंग पूनिया या कोई भी एथलीट है, साक्षी मलिक है। और इस मुद्दे पे भी आप देखोगे तो यूपी की पॉलिटिक्स इसका भी मतलब पूरा पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश क्या पूरी की जा रही है। पूरी आईटी सेल लगा दी जाती है। किस किस तरह के कमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि समाज के अंदर क्या चल रहा है। मतलब हैरानी होती है कि आज़ादी के बाद देश के अंदर एजुकेशन आई थी, लोग समझदार हुए थे, जातिवाद से, धर्मवाद से, इन चीज़ों से ऊपर उठे थे। और आज देश के अंदर दोबारा से ये जो जहर है ये इतना बुरी तरह से युवाओं के अंदर भर दिया गया है। ये जो प्रतीकात्मक राजनीति है, मतलब आपका नेता, आपका सांसद है, एमएलए है या आपका कोई भी नेता है, वो चाहे रेपिस्ट है, चाहे वो मर्डरर है, चाहे वो लड़कियों का उत्पीड़न करता है, बस उसने एक पर्टिकुलर कलर की पगड़ी बांध ली है, प्रतीक लगा लिए हैं, हाथ में तलवार है, गदा है, जो भी इनके प्रतीक होते हैं, तो वो देशभक्त हो जाता है। वो देशभक्त हो जाता है। एक तो उनकी पूरी लॉबी आ जाती है उसकी जाति की, और कुछ वो प्रतीक वैसे पहन के वो चलता है। मतलब पूरी प्रॉपर एक नेता के पास तो पूरे संसाधन होते हैं ना, पूरी वीडियोग्राफी भी उसकी ऐसे होती है, उसका मतलब उसको मीडिया में प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है कि ये तो वीर एक हमारी शान है और इस पे लांछन लगाए जा रहे हैं। अरे एक ओलंपियन लड़की क्यों करेगी ऐसा? और आप वो लोग कमेंट कर रहे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि मैट के ऊपर 15 मिनट कैसे खड़ा होया जाता है। मरने तक की मेहनत रोज करते हैं कि पहलवान
क्योंकि मैंने तो कुछ टाइम कुश्ती की हुई है, तो मेरे को पता है मरने तक की मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कुश्ती के अंदर, पहले जब तक मैं रेसलिंग में नहीं थी, मेरे को लगता था कि ये रेसलिंग में वो जाते होंगे जो थोड़े से शरीर से तगड़े होते हैं और थोड़े गुस्से वाले लोग होते हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि पहलवान तो बोलते ही नहीं हैं। वो इतने थके होते हैं अपनी प्रैक्टिस से, वो उनको प्रैक्टिस के बाद चाहिए कि खाना मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए। वो इतने शांत लोग होते हैं और इतने मतलब इतने एक डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। लेकिन जिन लोगों को ABCD ही नहीं पता है, वो इतनी बुरी तरह से उस लड़की की ट्रोलिंग कर रहे हैं जैसे मतलब वो मतलब कोई क्रिमिनल वो है। तो मतलब जब एक देश के सम्मान के साथ ये हो सकता है, जो देश के प्राइड हैं जो लोग, उनके साथ ऐसा व्यवहार इस देश में हो सकता है। देश को इस सरकार ने कितना गर्त में पहुंचा दिया है। और ऐसे में तभी मैं कह रही हूँ, जितना इस सरकार का विरोध करोगे उसको उतना ही भुनाएगी। अनुज जी, उस लड़की ने बार बार जाके पुलिस के सामने कल कहा मेरे कपड़े फाड़े थे, वो दिखा रही है, मेरे सारे सबूत दे चुकी, मोबाइल दे चुकी, 8-8 घंटे रोज, और उधर संदीप को कभी बुलाया नहीं जा रहा है। तो न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी मंत्रालय में नहीं, खाली खेल पद छोड़ा है उन्होंने, मंत्रालय मंत्री वहीं के वहीं बने हुए हैं वो। तो क्या न्याय मिलेगा उस लड़की को जो शिक्षा जो है कोच, महिला कोच जो हरियाणा? नहीं मिलेगा। मैं तो सीधा कहती हूँ कि नहीं मिलेगा, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि नहीं मिलेगा, और कारण मैं बताती हूँ। कारण ये है न्याय ना मिलने का। असल में रिसेंटली ये किसान आंदोलन हुआ, इसने एक लिमिट इतनी हाई सेट कर दी। देखो पूरे देश का आंदोलन था, लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैलियां, हजारों ट्रैक्टर। अब लोग जो हैं मतलब वो तो बहुत बड़ा स्तर था क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वो लड़की है, उसका परिवार होगा या उसका एक सर्कल होगा, वो कितने लोग होंगे? सरकार से टक्कर लेना आसान नहीं है मुन्ना जी। और अगर विपक्ष जाता है तो सीधा सीधा ये कह दिया जाता है कि विपक्ष की ही प्लांटेड है ये स्टोरी। इन्हीं की पार्टी की एक महिला नेत्री जिसने मतलब इतने साल अपना ज़मीर मार के, जिस किसान परिवार से वो खुद उठ के आई थी, उसके विरोध में क्या क्या नहीं बोला, सिर्फ बीजेपी के वोट बढ़ाने के लिए, जिसने अपने जीवन का लंबा टाइम दिया और उसे सब कुछ करवाया बीजेपी ने, उस नेत्री को मार के इस बीजेपी ने हाथ नहीं धोए। क्या जनता को पता नहीं है? क्या जनता को पता नहीं है कि एक आम व्यक्ति का भी पोस्टमार्टम हो जाता है 2-4 घंटे में, 3 दिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मैं तो जब तक जीऊंगी तब तक बोलूंगी। चलते चलते एक सवाल मेरा और रहेगा, सत्ता बहुत आपकी पार्टी के लिए भी है और सबके लिए पूरे हरियाणा के नेता देख रहे हैं। फेडरेशन की बात आती है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, फलाना दिकड़ा, जितने भी खेल हैं, अभी चौटाला बना रखे हैं कई फेडरेशन के, तो दिग्विजय चौटाला बना रखे हैं, दुष्यंत चौटाला बना रखे हैं, कुलदीप बिश्नोई बना रखे हैं, एक ही क्या पता नहीं इनको खेलों का। आपके बड़े बड़े नेता हैं, आपके खुद अभी चौटाला भी हैं। क्या ज़रूरत है इनको फेडरेशन के अध्यक्ष बनने की, फेडरेशन के पदों पर बैठने की? डिजर्व करते हैं वो लोग जो खेल के आए हैं, जो कोच लगे हुए हैं, उनको फेडरेशन का बनाया जाए। आपके नेता बने बैठे हैं, ये कब तक चलेगा? आपके खुद अभी चौटाला भी तो फेडरेशन के, शायद ही कोई अध्यक्ष वगैरह है 1-2 फेडरेशन। देखिए छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, ईमानदारी से देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हालांकि वो खेल से संबंधित रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में विश्वास करती हूँ कि हमारी राजनीति के अंदर निरंतर सुधार होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनेलो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा या कोई भी पार्टी, जिन पार्टियों को लोग गिनते नहीं है, मैं उनको भी गिनती हूँ, बसपा, कामरेड, किसी भी पार्टी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो बदलने की ज़रूरत है, तो आप उसकी आवाज़ उठाइए। हम उसको लपेटने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि नेताओं को फेडरेशन में नहीं होना चाहिए, तो आपने एक मीडिया चैनल के नाते इस चीज़ को उठाया है और मैं आपका समर्थन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जनता के लिए जो भी भलाई के लिए जो बातें आप उठाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। ये पारंपरिक जो पुरानी राजनीति रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही है, उसके अंदर बिल्कुल मानते हैं हम सुधार की ज़रूरत है, और वो इनेलो ने पहले भी किए हैं और हम आगे निरंतर, आप जो भी हमें सुझाव देंगे हम उसे सुनेंगे। और
मैं ये भी कहूँगी कि जितना मतलब ये विपक्ष खासकर बीजेपी और बीजेपी की आईटी सेल जितना हमें खतरनाक दिखाती है ना, अब उतने हम हैं नहीं। हाँ, जो हरियाणा के किसानों ने शहादत दी बॉर्डर के ऊपर, क्या उन किसानों के घर पे नेताओं ने जाके देखा? क्या उन किसानों के जाके उनकी मरहम पट्टी करने की कोशिश की? शादी ब्याह नहीं हुआ है, या मकान नहीं है, या किसी माँ की आंख नहीं बनी है? आप अपनी ईमानदारी से सही बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के, क्या उन किसानों के घर में जो पैसा पहुँचना चाहिए था वो पहुँचा आज तक? एक बात और पूछ लेते हैं, क्या आज तक आपको पूरे हिसाब का पता है? क्या वो आंदोलन किसान आंदोलन पंजाब का था खाली, या हरियाणा का संयुक्त? अगर हरियाणा का साथ है तो अरबों खरबों रुपये आए बताए हैं, उसका लेखा कौन से किसान के पास है? आपके नेता के पास, ये भी बता दीजिए शॉर्टकट सर। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो ये हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं, आंदोलन तो पूरे देश के किसान का था, लेकिन हरियाणा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मंडियाँ हैं। बिहार के किसान की हालत नहीं है ऐसी कि वो आंदोलन कर सके, क्योंकि वहाँ मंडियाँ नहीं है। हरियाणा पंजाब को भी आप बिहार जैसा मत बनाओ, यहाँ मंडियाँ हैं और ये रहनी चाहिए। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि किसान आंदोलन में मैंने बताया ना कि एक वॉलंटियर की तरह मैं हमेशा पार्टिसिपेंट रही, लेकिन मैंने कभी किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया। कारण यही कि एक तो मेरे को ये आर्थिक लेन देन से दूर रहना था। मेरे लिए सिर्फ ये था कि जितना मैं दे सकती हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कहती मैंने बहुत दे दिया, जितनी मेरा सामर्थ्य था वो मैंने तो दिया है। मैंने तो किसी से चंदा लिया नहीं। देश विदेश लोगों ने तन मन धन के साथ सेवा की, किसानों की काफ़ी चंदा आया, ले गए। ये बात, हाँ, आपके पास लेखा जोखा है? आपके हरियाणा के किसी किसान के पास है? तो किसके पास? मैं बताती हूँ आपको। वो जो जहाँ पे ये चल रहे थे, जैसे टोलों पे धरने चल रहे हैं, वहाँ कमेटियाँ बनी थी। हालांकि मैं किसी कमेटी की प्रधान नहीं रही, क्योंकि वो बड़े खतरनाक काम होते हैं। और लेकिन जो पार्टिसिपेंट थे, चंदा देने वाले और वो कमेटियाँ, ये उनके बीच का मामला है। वो सेटिस्फाई अगर हैं तो मीडिया या मैं कोई नहीं होते पूछने वाले कि पैसा कितना यार कहाँ गया, क्योंकि देने वाले अब जैसे धरने पे पूछने का मकसद सिर्फ इतना है, उन किसानों के घर पे आपने जाके देखा है? आप एक दो किसानों के साथ मेरे साथ गई हैं, आपके नज़दीक पड़ता है ये मंगाड़ी के पास कोई गांव है डाया, क्या हालत उस घर की आपको पता है? आप मेरे साथ 2 बार गई उस घर में, उसकी माँ के पैसे नहीं है आँख बनवाने के लिए, 10,000 की जरूरत थी उस महिला को, बुजुर्ग को, उसका बेटा चला गया। तो मैं सिर्फ, मेरा मकसद इतना था, वो पैसा गया कहाँ? उन किसानों के पास पहुंचना चाहिए था या नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए था। और इसमें मैं ये कहूँगी कि 2 तरह के नेता। एक तो नेता वो जो खुद घर से पैसा लगा रहे थे, वो नेता भी नहीं थे, वो आम जनता थे जो किसानों के समर्थक थे। नेता तो चीज़ ही और होते हैं। और वो खुद लड़ाई लड़ रहे थे, फ्रंट फुट पे लड़ रहे थे। और दूसरे एक वो नेता थे जो लड़ने में नहीं थे, चीज़ों को मैनेज करने में थे और लोगों को भड़काने में थे। गुस्सैल भाषण देके, वो चीज़ें बोल के जो नहीं बोली जानी चाहिए थी। सिर्फ फुड़वाने वालों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अब जाके संभालें। अगर संभालने की हिम्मत नहीं थी तो सिर्फ फुड़वाने वाले भाषण क्यों दिए? तभी तो मेरी बनी नहीं कभी। मैं हमेशा यही कहती थी कि तुम भड़काने की बजाय एजुकेट करना शुरू करो किसानों को। तो पैसा पहुंचा या ना पहुंचा, उनके घर पे जो सादत हो चुकी है हरियाणा में, क्या हालत है? हालात ठीक है, एवरेज है। लेकिन मैं एक चीज़, मैं घर से सदस्य चले गए। मैं एक चीज़ कहूँगी मुन्ना जी, इसमें आप पूरी तरह से देखो, ठीक है, जो बात कहने की थी वो मैंने कह दी, लेकिन मैं किसी को गैर ज़रूरी क्रिटिसाइज़ भी नहीं करती। जो किसान आंदोलन में लोग गए थे, हादसा हुआ, वो कोई डाउट नहीं, दुखद है। हर किसान के पास 30-30 लाख रुपए उसके घर पे पहुंच चुका है, क्योंकि कहते हैं कि एनआरआई बैठे हैं पंजाब के, उन्होंने उनकी मदद कर दी। तो हरियाणा में मदद कौन करेगा? मैं बताती हूँ आपको जो फैक्ट है। पहली बात तो ये कि जो किसान शहीद हुए वो ये सोच के नहीं हो कि हमें कुछ हो गया तो हमें कुछ मिल जाएगा। वो मरने के लिए हम तैयार थे। हमारा फर्ज बनता है, अन्नू जी, हमारा फर्ज बनता है उसके घर की देख रेख करना। उसकी सादत हो चुकी है, एक बंदा कमाने वाले घर में, और वो ही चला जाता, उसके घर में कुछ नहीं बचा पीछे। तो मेरा या आपका या आपके किसान नेताओं का फर्ज नहीं? मैं वही कह रही हूँ कि यूनियनों का ये फर्ज बनता है।
यूनियनों का फर्ज बनता है, किसी पर्टिकुलर हम नाम नहीं, फर्ज निभाया। यूनियन को अपना फर्ज निभाना चाहिए। यूनियन जैसे यूनियन अपने आप को चलाने के लिए फंड जुटाती है, वैसे फंड उन परिवारों के लिए भी जुटाने चाहिए। और कई जगह मैंने पता किया, जुटाए भी, जितना दिया गया नेताओं ने पर्सनल दिए हैं, पर्सनल अलग बात है। यूनियन की तरफ से क्या आया? जोगिंदर नैन घासीराम के पुत्र, वो अकेले किसानों को मरहम लगाते रहे थे, वो कुछ दे रहे थे, वो हरी थैली के अंदर लपेट के 1.5 लाख 2 लाख कितने थे मुझे नहीं पता, वो कुछ अनाज, कुछ चाय पत्ती, कुछ वो हर घर पे जा रहे थे, उनको वो दे के अकेले ले आ रहे थे। मुझे और कोई किसान नेता दिखाई नहीं दिया किसी घर पे कुछ पैसे देते या किसी की मदद करते। वो एक पर्सनल मदद वो अलग है। अनु जी आप खुल के बोलिए, आप किसान नेता रही हैं, आप साथ रही हैं, क्योंकि मदद नहीं हुई आपको पता है, किसानों की हालत बस से बदतर है, जिनके घर से आदमी चले गए। नहीं, मैं खुल के बोलूँगी तो फिर मैं ज़्यादा खुल के बोलूँगी। जो ये 5-5 लाख सरकार से दिलवाए हैं ना, ये भी यूनियनों के दबाव में मिले हैं जी। हाँ, तो यूनियन कोई सत्ता में नहीं, यूनियन कोई टैक्स नहीं ले रही है कि वो ग्रांट बांट दें। सरकार का पहला फर्ज बनता है, देश के नागरिक थे जो शहीद हुए हैं, कोई पाकिस्तान से आकर दिल्ली बॉर्डर पे नहीं बैठे थे। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने 5-5 लाख दिए। अगर सरकार को चिंता थी तो 20-20 लाख देते। और मीडिया को भी सरकार से सवाल करना चाहिए कि 5-5 लाख जो गई थे क्या। और दूसरी बात ये नहीं, यूनियन के दबाव में ये 5 लाख मिल गए। सरकार ने 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन करोड़ों रुपए का चंदा आ रहा था, रोज का करोड़ों रुपए, सिंगू बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, दासा बॉर्डर, सब जगह। वो पैसा कहाँ गए? रोज 3 टाइम बहन जी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर लगा रखे थे आपने। लंगर अभी चौटाला ने लंगर सब नेताओं के लंगर फ्री चले थे। सब गुरुद्वारा साहिब दिल्ली का लंगर फ्री चल रहा था, वहाँ कोई किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा था। कपड़े फ्री थे, व्यंजन फ्री था, गूंद के लड्डू फ्री थे, हलवा फ्री था बहन जी, पूरी सब्जी दाल रोटी खीर चूरमा सब फ्री था। कब रजाई ओढ़ने की फ्री थी, बिजली फ्री थी, AC फ्री था, तो फिर पैसा गया कहाँ? मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़ा शांति से सुनिए। पहली बात तो ये कि जो दिल्ली में कितना पैसा आया कितना नहीं आया मेरे को नहीं पता। मैं जहाँ पे काम करती थी वहाँ का हिसाब हम एक कमेटी ने वहाँ की सुनाया था, सारे ग्रामीणों के बीच में सुनाया था। चौधरीवास का, हाँ, यहाँ की बात नहीं, कितना बात तो सुनो, वहाँ कितना आया कितना गया वो एक शब्द सुनाया गया था। और वहाँ की कमेटी ने और वहाँ के ग्रामीणों ने जितना वो पीड़ित किसानों के लिए कर सकते थे उतना किया भी। बैग भर भर के पैसा था वो का, लेकिन कौन 2-2 हज़ार के नोटों के बैग बस। हाँ, दिल्ली बॉर्डर, मैं वही कह रही हूँ कि कहीं दिल्ली बॉर्डर पे बैग भर के पैसा आता था, करोड़ों रुपए चंदा आता था, ये हमने मीडिया में सुना था। तो ये मीडिया उनसे पूछे जो बड़े किसान चेहरे हैं। या आप बड़े नहीं थे, आपने आहुति डाली, आपने सर फुड़वाए, आप भी तो साथ रहे, तो आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की? आगे नेताजी आपसे ज़्यादा हमने फाइट की है, तो हमारा फर्ज बनता है उसका हिसाब किताब चाहिए। ये खाली पंजाब का आंदोलन था या हरियाणा का आंदोलन था? चलो इस बात को छोड़ दीजिए, यहीं पे काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। मुझे ये बता दिए, नहीं करेंगे ये बात भी, लेकिन मुझे ये बता दें आप दोबारा से आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, आपकी नज़र में आंदोलन खड़ा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा वो इशू पहले तो मैं बताती हूँ कि जो प्रक्रिया होती है अब थोड़ी सी, क्योंकि आंदोलनों में जा के समझ थोड़ी सी बन गई है कि 10-15 साल में देश में एक बड़ा आंदोलन होता है। पहले अन्न आंदोलन हुआ था, अब ये हो लिया जिसमें जनता की एनर्जी लगती है। 26 तारीख को दोबारा से बड़ा आंदोलन। हाँ, तो जो एनर्जी होगा किसान आंदोलन में जो एनर्जी लगी है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा आंदोलन अब 8-10 साल देश में हो सकता है। आपकी राय सभी की यही राय? मेरी राय तो यही है, ये मेरी निजी राय है, कोई किसी की अलग भी हो सकती है। और होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आंदोलन को फिर वही पॉलिटिकली भुनाया जाएगा। उसे ये नहीं कहा जाएगा कि जनता की आवाज़ है या ये जनता, उन्हें ये कहा जाएगा कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो अफगानिस्तान से आ गए, या तो ये तो देशद्रोही हैं। इन फेडरेशन वालों को नहीं कहेंगे देशद्रोही, जिसने देश की शान के साथ भद्दा मजाक किया, उन नागरिकों को देशद्रोही कहा जाएगा। अनु जी काफ़ी बड़ी बातचीत हो चुकी, फिर दोबारा करेंगे। काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो चुका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बेकीमती समय दिया। हाँ, एक चीज़ मैं खुद मेरे को मतलब वो है क्यूरियोसिटी है, क्योंकि हम भी मीडिया में देखते हैं कि हमें, क्योंकि देखो आंदोलन में बिल्कुल हम थे फ्रंट फेस में, लेकिन क्या था, अपने घर से गाड़ी उठाई, हम तो
एक साल रोज गाड़ी चलाना बेकार नहीं होता। हम तो हमारे तेल में उजड़ लिए, और मतलब जहाँ जाते थे वहाँ का माहौल पता है, ठीक है। लेकिन मीडिया में हम ये सुनते थे कि NRI चंदा आ रहा है, विदेशों से चंदा आ रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि भारत सरकार के पास तो डाटा होगा ना कि टोटल कितना चंदा आया। कोई कैशलेस ट्रांजैक्शन हुआ होगा विदेशों से, तो वो जारी करे कि इतना चंदा आया, किसके खाते में आया या कैसे आया, और वो सब सामने लेके आए। क्योंकि अगर कोई इस चंदे में धांधली हुई है तो मैं भी वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ, और बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टेड हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। तो मेरे साथ अनु सूर्या बने थे खास बातचीत में। किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है, फ्रंट पेज पे रही हैं ये किसान आंदोलन के अंदर, और अब थोड़ा सा साइलेंट हैं और बैकफुट में हैं कुछ दिन से, लेकिन आज बातचीत करने का हमारा मन बना क्योंकि देश के अंदर काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। तो सभी बातों पे बेबाक तरीके से बातचीत रखी है अनु सूर्या ने हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।